जमीयत उलेमा हिंद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म हो चुकी है। तमाम प्रस्ताव इसमें पारित किए गए। मुसलमानों के उत्थान की और जो तमाम ताजा हालात हैं उन पर चर्चा की गई, लेकिन ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल को ये प्रस्ताव ठीक नहीं लग रहे। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी सलील साहब ने कहा है कि जमीयत का जलसा फूट डालने वाला है मुसलमानों में। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सलील साहब, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, ये जमीयतुल उलमा हिंद हमेशा से मुसलमानों के साथ धोखा और बदज्यानती करती आई है। इनके जो असलाफ थे उन्होंने 1952 में मुल्क की तकसीम के बाद जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहे थे उन मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना बने, इसका प्रस्ताव 1952 में लखनऊ के अपने अधिवेशन में पास किया। उस वक्त तक कि ये कांग्रेस की गोद में खेलते रहे। आज उनकी औलादें बीजेपी की गोद में खेल रही हैं और बीजेपी के गोद में खेलने कभी कभी तो इतने बड़े राष्ट्रभक्त बन जाते हैं कि यही महमूद मदनी वो महमूद मदनी है जिन्होंने कहा कि मैंने निज़ाम मुस्तफ़ा को रिजेक्ट किया और भारत के संविधान को अपनाया। आज बीजेपी के इशारे पर जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इनकी मौजूदा हालात के लिए जो एक प्रस्ताव पारित किए, उन प्रस्ताव के विपरीत इन्होंने पहले बयान जारी किया। कौन सा प्रस्ताव? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि हम मुसलमानों की मौजूदा कोर्ट में चल रहे मसाइल के लिए एक लीगल सेल बनाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर निकल कर आएंगे। तीसरा, उन्होंने कहा था कि अइम्मा मसाजिद हालात हाजरा के ताल्लुक से और मस्जिदों की तारीखी हैसियत के ताल्लुक से अवामुन नास को बेदार करें। चौथा, उन्होंने उन सियासी जमात जो सेकुलर मुसलमानों के वोट हासिल करती हैं उनकी खामोशी पर तशवीश का इजहार किया था। पांचवा, उन्होंने कहा था कि हुकूमत वक्त 1991 एक्ट के ऊपर खामोश क्यों है, वो अपना वर्जन क्यों नहीं देती है। छठा, उन्होंने कहा था कि अदालत की जो रविशें हैं वो तशवीशनाक हैं क्योंकि अदालत ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के विपरीत किस तरह से इस मामले में दखल अंदाजी देनी शुरू की, जबकि 1947 की यथास्थिति कायम रखने का पार्लियामेंट ने कानून बनाया। तो इन प्रस्तावों के खिलाफ महमूद मदनी का बयान आया था कि मुसलमानों को कोई मूवमेंट नहीं चलाना चाहिए, मुसलमानों को इसके ऊपर कोई तकरीरें नहीं करनी चाहिए, मुसलमानों को मुकामी जो कमेटियां हैं वो अपना मुकदमा लड़ें और उनको बीच में किसी दूसरे को कोई लीगल सेल वगैरह बना करके प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। तो ये हुकूमत की तरफ से बिल्कुल इन्होंने, जब इस पर फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे और ट्विटर पे इनकी फजीयत होनी शुरू हुई तो इन्होंने आनन फानन में बहुत तेज़ी के साथ अपने वो असातिज़ा जो मुख्तलिफ मदारिस में इनकी से जुड़े हुए वहाँ पढ़ाते हैं उनकी और तुलबा की एक मीटिंग करके ये मैसेज देना चाहा कि हम सब जो है अब उसमें आते हैं। तो अब सवाल ये है कि महमूद मदनी और अरशद मदनी, ये चचा भतीजे दोनों जो मिल्लत के नाम पर चंदा वसूलते हैं, ये पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं। पर्सनल बोर्ड की जब एक तजवीज़ आ गई तो पर्सनल बोर्ड के या तो इस्तीफा देकर बाहर आए और अगर इस्तीफा नहीं देते तो पर्सनल के बोर्ड के पैरेलल किसी तहरीक को खड़ा करने का जवाब क्या है, सिवाय इसके कि इनको होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ से या संघ के प्रमुख के वहाँ से जो डायरेक्शन मिला ये उसी डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। और ये मुसलमानों के ताल्लुक से जब विदेश में भारत सरकार इनको भेजती तो जाके कहते हैं हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, इस पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है और हिंदुस्तान में हम मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं। जब लगता नहीं कि ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के उत्थान के लिए मीटिंग है और तमाम जो मसले चल रहे हैं उन पर चर्चा की गई है। कितना उत्थान किया मुसलमानों का? मुसलमानों का उत्थान के बजाय ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जो संघ परिवार झूठी इतिहास को गढ़ रहा है, अगर उसी पर काम कर लिया हो इन्होंने तो बता दें क्यों नहीं काम करते। इनके बड़े मदारिस और बड़े इनके रिसोर्सेज हैं, इन्हें उस फर्जी आज ये सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की कोई मुस्बत और मजबूत तहरीक इस मुल्क में ना खड़ी हो, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं और उनकी तहरीक मुल्क की सतह पर कहीं ना कहीं पूरे मुसलमानों की तहरीक बन जाएगी। लिहाजा मुसलमानों में दो फाड़ करने के लिए जमीयतुल उलमा हिंद ने आज ये रास्ता अख्तियार किया कि हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि जमीयतुल उलमा जो है वो मुसलमानों में डिवीज़न करना चाहती है और ये हमेशा से रहे हैं। ये वो हैं सातिमे रसूल हैं जिन्होंने हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी करके मिल्लत में इंतशार फैलाया। आज ये मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के दौर में इत्तेहाद जो कायम होने की कोशिश की जा रही है उसमें रखना पैदा कर रहे हैं। इससे तो खुश होंगे कि दोनों लोग अब मिलने जा रहे हैं, एक हो जाएंगे, एकता हो जाएगी दोनों गुटों में।
दोनों गुटों में एकता। अरे भाई अब इन्होंने दोनों ने स्टेबल कर लिया है कि तुम कहाँ से चंदा लाओगे, हम कहाँ से चंदा लाएंगे। मुकदमों के लड़ने के नाम पर, बेगुनाहों के उनकी आबादकारी के नाम पर जो फॉरेन से, NRI से और दूसरे ममालिक से चंदा लाते हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बने बैठे हुए। इनकी हैसियत नहीं कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला सकें। ये सब मिल भी जाएंगे और अपने असासे को बचाने की इनकी सारी तहरीक है। उन्होंने कहा है कि अपने उनके ऊपर जो लोग सवाल उठाते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। हाँ, जो लोग उन पर सवाल उठाते हैं पाकिस्तान चले जाएं, यही तो संघ भी कहता है कि अगर मुल्क की किसी गलत उसके ऊपर। आप भी सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो हकायक बयान कर रहे हैं। जो उनका अमल रहा है, उनके बाप दादा का जो अमल रहा है, उसी अमल की रोशनी में मैं कह रहा हूं। हमेशा कांग्रेस की गोद में बैठ करके ये उलमा का काम क्या है, मजहबी क़यादत करना या सियासी सपोर्ट करना। इन्होंने क्यों कांग्रेस की हमेशा हिमायत की, और आज जब कांग्रेस जवाल पजीर हुई तो ये बीजेपी के खेमे में बैठे नजर आ रहे हैं। इनका खेल ही यही है। तो जमीयत उलमा हिंद के मदनी गुट को महमूद मदनी गुट की 2 दिवसीय कार्यकारिणी हुई, उसमें तमाम प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल इसके खिलाफ है। उनका ये कहना है कि मुसलमानों में फूट डालने के लिए जमीयत का ये जलसा शुरू किया गया था। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महमूद मदनी गुट ने 18 प्रस्ताव पेश किए हैं, पास किए हैं, और ये भी कहा गया है कि जो समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त देश में, उन पर आवाज बुलंद की जाएगी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक मुद्दा या एक अपील ये कहें पिछले दिनों हुई थी, जिसमें मस्जिदों की हिफाजत की बात कही गई थी, उससे इत्तेफाक रखा गया है। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब। सुलेमान साहब, आप लोगों ने कहा था कि मस्जिदों की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो उतरेंगे, लेकिन जो जमीयत की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें इस बात से इत्तेफाक रखा गया है। देखिए, पर्सनल बोर्ड ने भी अभी सड़कों पर उतरने की बात नहीं की थी। ये कहा था कि इस्लाम मजहब में, इस्लाम में जो मस्जिदों का मुकाम है, इस्लाम लाने के बाद जब मुसलमान हो जाता है कोई आदमी, तो उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ आती है। तो मस्जिद के संबंध में उसकी क्या जिम्मेदारी है, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उसका महत्व क्या है, ये बताने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि जाने लोग। तो पर्सनल बोर्ड की तजवीज़ भी यही था कि जो खतीब मसाजिद हैं, खुतबा मसाजिद या इमाम मसाजिद जो खुतबा देते हैं, भाषण करते हैं मुकामी ज़बान में, इलाकाई ज़बान में, वो लोगों को बताएं, नमाजियों को बताएं कि इस्लाम में मस्जिद की क्या अहमियत है, कुरान में क्या कहा गया मस्जिद के ताल्लुक से, ये बताएं ताकि लोग जान सके इसका महत्व क्या है। इतना प्रस्ताव है। लेकिन जमीयत इसके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है, और तमाम अन्य प्रस्ताव भी हैं, उसको किस तरह से ले रहे हैं आप? देखिए, जमीयत ने अपने संगठन को सामने रख के बस प्रस्ताव पास किया है, और प्रस्ताव में जो गुफ्तगू हुई होगी, जो वार्ता हुई होगी, डिस्कशन हुआ होगा, वो उनके ही जिम्मेदारों में हुआ होगा। तो उसमें तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष तो नज़र नहीं आता है उनके प्रस्तावों में। बहरहाल उनका स्टैंड जो पहले से ही स्टैंड है, उनका आज़ाद भारत में उनका स्टैंड कांस्टेंट रहा है, उसमें ज़्यादा रद्दोबदल नहीं हुई है। लेकिन पर्सनल बोर्ड तो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का बोर्ड है। उसमें खुद अरशद बंदी साहब हमारे मोहतरम वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो शरीक थे कल परसों के इजलास में। ये उनको तय करना है कि पर्सनल बोर्ड के इस सर्वसम्मति से पास शुदा अडॉप्ट किए हुए प्रस्ताव को मानना है कि नहीं मानना। महमूद बंदी भी मेंबर है, उनको तय करना है। लेकिन मैं समझता हूँ भाई एंड लार्ज देश के खुतबा, मैं पूरे देश में घूमता हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले, खुतबा देने वाले तमाम अइम्मा से और खुतबा इस्लाम से मुलाकातें रहती हैं। मेरे ख्याल में इस मसले पर पूरे देश की उम्मत मुस्लिमा पर इत्तेफाक रहा है कि इस वक्त मुसलमानों को मसाजिद की अहमियत को जानना चाहिए। क्या कुरान कहता है, क्या हमारे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये जानना चाहिए। ये तड़प है, बेचैनी है, और ये लोग बता रहे हैं, इसलिए कि अभी मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर था, मैं आ रहा था बरेली से, तो एक जगह हमें नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जुमे को। तो नौजवान आलिम थे, खतीब थे, वो पर्सनल बोर्ड की इसी तजवीज़ के मुताबिक तकरीर कर रहे थे कि मस्जिद में अल्लाह ने, मस्जिद के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में ये कहा है।
अल्लाह के नबी ने ये कहा है। तो ये बात तो जा चुकी है। मैं नहीं समझता हूँ कि महमूद अजीज साहब या उनकी जमात उलमा इसको रोकेगी ऐसा नहीं मैं समझता हूँ। इतना तो हमें उनके बारे में खुशफहमी है और उनका पॉजिटिव अप्रोच रहेगा। प्रस्ताव पास कर दिया है कि वो शायद शामिल ना हो फिलहाल उनके जो लोग हैं, लेकिन भाई अल्लाह मसाजिद के खुतबा इस पर इसको अमली जामा पहना रहे हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर के जो बातें हो रही हैं, मामला हालांकि कोर्ट में है, लेकिन गोवा और उत्तराखंड ने बहुत आगे कदम बढ़ा दिए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उन्हें इस तरह के सेंसिटिव मामलों को उठाकर 24 का इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि सभी देशवासी जानते हैं कि जो मौलिक समस्याएं हैं देश की, उन समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है। बेरोजगार है मौलिक समस्या, नौजवानों का भविष्य है मौलिक समस्या, हमारे जो रिजर्व हमारा क्या कहते हैं फंड है रिजर्व बैंक के पास, उसकी समस्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है हमारी मुख्य समस्या, खुदरा व्यापार में जो समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से, और व्यापार चल नहीं रहा लोगों को डिनोमाइटेशन के बाद, विमुद्रीकरण के बाद, ये समस्याएं जनरल समस्याएं हैं, आप सब जानते हैं। स्वास्थ्य की समस्या भी है और शिक्षा की भी समस्या है। हम विद्यालयों का सेशन तो अप्रैल से शुरू कर चुके हैं, लेकिन सितंबर तक हम गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दे पाएंगे, पुस्तकें नहीं दे पाएंगे, अब तक छपी नहीं पुस्तकें। तो ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं की तरफ इंगित अपोजिशन न कर पाए, सवाल न उठा पाए, इसलिए ये जज्बाती मामले, ज्ञान माफी का मसला, मस्जिद का मामला, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, इन मसलों पे भारतीय जनता पार्टी उलझा के रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि जब तक ये संविधान है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 43 से लेकर के और आगे तक, उसमें कंपल्सरी एजुकेशन भी है जो नहीं दे पा रहे हैं आप। मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। मतलब आप ये मसला केवल राजनीतिक बता रहे हैं? राजनीतिक स्टंट इसको मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत में डाइवर्सिटी क्यों है। आपको जानना चाहिए कि आस्थाओं के मामले में देश में विभिन्न वर्ग हैं, उनकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। जैसे लिंगायत हैं जो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में, अधिकांश कर्नाटक में पाए जाते हैं। बड़ा काम किया है इन्होंने, आरएसएस ने, और येदियुरप्पा जैसे लोग पैदा भी किए इन्होंने। लेकिन लिंगायत बाय एंड लार्ज कॉमन सिविल कोड कोडिफाइड बाय ब्राह्मणिकल कल्ट नहीं मानते, उसके खिलाफ है। कहते हैं हमारा अलग अकीदा है, हम उस वर्ग का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम कॉमन सिविल कोड का नहीं मानेंगे। आप जानते हैं कि खालसा पंथ के लोग कॉमन सिविल कोड के इस कोडिफाइड उसको, हिंदू एक्ट को नहीं मानते, कहते हैं हम अलग हैं। बहुत से ट्राइबल्स हैं जो इसको अलग मानते हैं। क्रिश्चियंस का अपना कोडिफाइड वो है परिवार को चलाने का, कस्टमरी लॉ, फैमिली लॉ, इस तरह मुसलमानों का भी है। तो ये डाइवर्सिफाइड सेक्शन है इंडिया का जो कॉमन सिविल कोड के खिलाफ है। लेकिन आरएसएस बड़ी चालाकी से बीजेपी रूल्ड शासित राज्यों में इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए देशवासियों को कि हिंदू मुस्लिम नहीं, ये वास्तव में क्या मसला है, इसको उसी वास्तविकता के आधार पर एड्रेस किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ समय आने पर पर्सनल वोट इसको एड्रेस करेगा और अप्रोप्रिएट स्टेज पर इसको लेकर जाएगा। तो पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर हैं मोहम्मद सुलेमान साहब, अपनी बातों को रखते हुए और साफ तौर पे कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, हालांकि कोर्ट में है, लेकिन ये पूरा विशुद्ध रूप से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बार बार उठाया जाने वाला मुद्दा बन गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।